हाँ जी। क्या हाल है फिर सभी के? सब बढ़िया हो? देखो, आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा एजुकेशन कमीशंस इन इंडिया, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। ठीक है। आप पहले के पीवाईक्यूज उठा के देखोगे, उसमें भी कई डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि भाई इंडिया के अंदर एजुकेशन कमीशंस जो आए हैं वो कब आए हैं या कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे आए हैं। तो आज का हमारा वही टॉपिक रहेगा। ठीक है। एजुकेशन कमीशन इन इंडिया, प्री इंडिपेंडेंस मतलब भारत के आजाद होने से पहले, और पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब भारत के आजाद होने के बाद। ठीक है। तो एकदम ध्यान से देखना ये टॉपिक, मजा आएगा समझने में। बेसिकली जो एजुकेशन होता है वो एक तरीके का सोशल रिफॉर्म होता है। सोशल रिफॉर्म मतलब हम किस तरीके से अपनी सोसाइटी को अच्छा बना सकते हैं, सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, जहां पे कहीं पे दुर्व्यवहार ना हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, अच्छे से सब रहे। ठीक है। तो सोशल रिफॉर्म दो तरीके से होते हैं। एक तरीका होता है जब सोशल रिफॉर्म कोई सरकार या कोई राजा करे, मतलब टॉप से कोई ऑर्डर आ रहा है और नीचे सोसाइटी उसे फॉलो कर रही है, वो होता है टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है। जैसे गवर्नर जनरल जो हुआ करता था वो क्या करता था, ऊपर से कुछ ऑर्डर निकाला उसने और नीचे अपने ऑफिशियल्स अपने चमचों को बोला, हाँ भाई फटाफट सोसाइटी के अंदर ये वाला जो भी मैं ऑर्डर दे रहा हूं इसको लागू कर दो, एग्जीक्यूट कर दो। ये होता है टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है। और एक होता है क्या, जब सोसाइटी खुद ही अपने आप में चेंज करती है। ठीक है। जैसे ये ट्रायंगल है, यहां पे गवर्नर जनरल बैठे, वहां से उसने कुछ ऑर्डर दिया और नीचे वो फॉलो हो गया। एक तरीके तो ये हो गया सोशल रिफॉर्म का। एक हुआ कि यहाँ पे जो नीचे लोग हैं सोसाइटी के अंदर, वो खुद ही चेंज कर रहे हैं, उनमें खुद ही एनलाइटनमेंट आ रहा है, उनमें खुद ही बुद्धि आ रही है और वो सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एजुकेशन को एक टूल बनाया गया। ठीक है। एजुकेशन को एक टूल बनाया गया, किस लिए? इंडिया के ऊपर, ताकि ब्रिटिश लोग राज कर सकें। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए ना, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई जो इंडियन वे ऑफ लाइफ है ना, ये सही नहीं है। पता नहीं इनको कोई अपनी चर्बी चढ़ी हुई थी ब्रिटिशर्स को कि भाई हम सबसे सही हैं, हम हैं सबसे ऊपर। ठीक है। वही राजपाल यादव वाला थे, मुझे आता है सब। तो ब्रिटिशर्स लोग ऐसे ही मेंटेलिटी के लोग थे कि भाई ये जो इंडिया का जो जीने का तरीका है वो गलत है, हम इसे सुधारने आए हैं, हम इसे सुधारने आए हैं एज अ रिफॉर्मर। तो सर ये तो असल में गलत रीजन था, कोई सुधारने उधारने नहीं आए। बेसिकली जो ब्रिटिशर्स का जो सबसे मेन पॉइंट था, जो सबसे मेन मुद्दा था, वो था पैसे छापना, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना और कोई चीज नहीं। तो सर एजुकेशन में क्यों लेके आए ब्रिटिश लोग? बेटा ब्रिटिश लोगों ने एजुकेशन सिस्टम इसलिए इंट्रोड्यूस करा ताकि वो यहाँ पे जो जनता रह रही है इंडिया के अंदर, उसके ऊपर अच्छे से राज कर सके, उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर सकें। उसी को कहते हैं एंग्लिसाइजेशन। ठीक है। क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, अब जो आपका इंडियन जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुका है, वो अब दूध दही नहीं खाएगा, वो अब बटर खाएगा। अब वो धोती कुर्ता लंगोट नहीं पहनेगा, अब वो क्या पहनेगा? अब वो पहनेगा भाई आपके कोट सूट बूट वाला जेंटलमैन बनेगा अब तो वो। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ब्रिटिशर्स का इससे फायदा होगा। ठीक है। तो भाई क्या कहा कि आप एक काम करो, जो भी यहाँ के इंडियन लोग हैं उनका बिलीफ सिस्टम चेंज कर दो, जिस तरीके से वो सोचते हैं, जो उनके आइडियाज हैं उनको चेंज कर दो, इन द नेम ऑफ सोशल रिफॉर्म। अब आप आइडियाज को, इंडियन के जो बिलीफ्स हैं उनको कैसे चेंज करोगे? जब आप उनके एजुकेशन सिस्टम को चेंज करोगे। तो मेन रीजन एजुकेशन लाने का यही था। ठीक है। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ भाई, इंडियन जो लोग थे इतनी आसानी से किसी के काबू में नहीं आते हैं, वो भी एनलाइटन होने लगे। भले ही उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन ली, लेकिन उन्होंने उस वेस्टर्न एजुकेशन को भैया क्या करा, जो यहाँ की ट्रेडिशनल, जो हमारी अपनी जो नॉलेज सिस्टम था उसके साथ जोड़ के पूरी सोसाइटी को एनलाइटन कर दिया। देखेंगे आगे कैसे कैसे किया। तो भाई जब ब्रिटिश सबसे पहले इंडिया में आए, तो सबसे पहले उन्होंने क्या सोचा कि अगर हमें इंडियन सोसाइटी को कंट्रोल करना है, इसके ऊपर राज करना है, तो सबसे पहले हमें खुद जानना पड़ेगा कि इंडियन सोसाइटी काम कैसे करती है, उनकी जो कास्ट स्ट्रक्चर है, जो अलग अलग कास्ट हैं, ठीक है, वो किस तरीके से काम करती हैं, उनके क्या क्या रिचुअल्स हैं, क्या क्या ट्रेडिशंस है। जब तक ब्रिटिशर्स लोग वो नहीं जानेंगे तब तक तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो भैया 1800 तक ब्रिटिशर्स ने कोई चेंज नहीं करा सिस्टम के अंदर, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे थे, सीख रहे थे वो यहाँ पे कि आखिर इंडियन लोग कैसे जीते हैं, इनके क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या इनके कस्टम्स हैं। ठीक है। और जब उनको ये चीज समझ आ गई तो 1800 के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने चेंज करना शुरू कर दिया। हमें वही चेंज पढ़ने हैं। तो बेसिकली इंडिया के अंदर जो 5 सिस्टम आए, जो आपके एजुकेशन सिस्टम है, वो 5 फेजेस के अंदर आया है, 5 फेजेस के अंदर आया है। ठीक है। फेज 1 है आपका 1750 से 1800, फिर 1813 से 1850, फिर 1900 तक,
फिर जब भारत आजाद हुआ 1947, और फिर एक छोटा सा रिव्यू और देख लेंगे कि जब भारत आजाद हुआ उसके बाद से इंडिया के अंदर एजुकेशन को लेके क्या काम हुआ। ठीक है, तो भैया जो सबसे पहला फेज था वो क्या था? अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी। की भाई पहले जान तो लो, क्या जान लो? कि इंडियन सोसाइटी काम कैसे करती है। देखो, अगर आपको किसी के ऊपर भी राज करना हो तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि उसकी सोसाइटी काम कैसे कर रही है। ठीक है, जब तक आपको यह पता नहीं चलेगा तब तक आप उसके ऊपर राज कभी नहीं कर सकते। तो जो पहला फेज था, कब? 1750 से लेकर 1800 तक, इसके अंदर ब्रिटिशर्स ने कोई चेंज नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, यहां आके सीख रहे हैं, इंडियन नॉलेज ले रहे हैं, इंडियन सोसाइटी के बारे में जान रहे हैं, इंडियन कल्चर के बारे में जान रहे हैं, और छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन खोल लिए हैं ताकि यहां की प्रैक्टिस को वो जान सकें और ज्यादा। जैसे कि इंडियन मेडिकल सर्विसेज बनाई गई 1764 के अंदर, फिर मदरसा खोला गया ताकि जो भी आपके मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनकी एजुकेशन सिस्टम को जान सकें ये लोग। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी बनाई गई 1784 में, विलियम जोन्स ने बनाई थी। और क्या किया? संस्कृत कॉलेज खोला गया बनारस के अंदर ताकि जो भी बाहर से ब्रिटिश ऑफिशियल्स, यूरोपियंस आ रहे हैं वो यहाँ पे संस्कृत का ज्ञान ले सकें। ठीक है, ये किसने बनाया था संस्कृत कॉलेज? बेटा ये बनाया था जॉनथन डंकन ने। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया था, किसने बनाया था? आपका एक गवर्नर जनरल हुआ करता था रिचर्ड वेलेस्ली, जो सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी लेके आया था। ठीक है, ये रिचर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी। क्यों करी? ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं, जो यूरोप से आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं, वो क्या करें भैया, यहां आके वो इस कॉलेज में पढ़ेंगे इंडियन वे को, कि किस तरह से इंडियन लोग जीते हैं, और फिर जब यहां सीख लेंगे तब यहीं पे वो राज करने लगेंगे। ठीक है, तो 1813 तक आते आते दो संस्कृत कॉलेज खोल दिए, आगरा और कलकत्ता के अंदर। ठीक है, और यहां पे लिमिटेड इंडियंस को पढ़ाया जाता था, मतलब जो बहुत ही अमीर इंडियंस हुआ करते थे सिर्फ उनको पढ़ाया जाता था, बाकी यूरोपियंस पढ़ते थे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन 1800 तक चेंजेस आने लगे थे इंडियन सोसाइटी के अंदर भी। क्यों भाई? इंडियन लोग भी तो एनलाइटन हो रहे हैं भाई, इंडियन लोग भी एनलाइटन हो रहे हैं। और साथ साथ क्या था भाई, जो ब्रिटिशर्स लोग ये भी जानते थे कि जो लोग उनके लॉयल रहेंगे तो बढ़िया बात रहेगी, जो इंडियंस लॉयल रहेंगे, जैसे आपके राजा राम मोहन रॉय थे, ठीक है, वो एक टाइम पे ना क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो ही जाते, लेकिन फिर उन्होंने उस वेस्टर्न एजुकेशन को अपनी ट्रेडिशनल, जो यहाँ की भारत की जो एजुकेशन सिस्टम था उसके साथ जोड़ा, और भैया सोसाइटी को एनलाइटन कर दिया। ठीक है, तो भाई ब्रिटिशर्स का जो मेन मुद्दा था फेज 1 का, वो ये था कि पहले हमें इंडियन सोसाइटी के बारे में जानना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं फेज 2 पे, 1813 से लेके 1850। अब सर हमें पता है कि 1813 के अंदर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया था, जिसके अंदर क्रिश्चियन मिशनरीज की संख्या बढ़ा दी गई थी। क्रिश्चियन मिशनरीज कौन होते हैं बेटा? पादरी लोग। ठीक है, वही होली गॉड वाले। सर इनकी संख्या क्यों बढ़ा दी? बेटा इनकी संख्या इसलिए बढ़ाई ताकि ये लोग यहां आके जो इंडियंस हैं उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर सकें। कैसे करेंगे? वेस्टर्न एजुकेशन देंगे, इन सबको वेस्टर्न एजुकेशन देंगे। इसके लिए 1 लाख रुपया अलॉट भी किया गया कि इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, लेकिन ये 1 लाख रुपया कभी आया ही नहीं इंडिया के अंदर। ठीक है, अब सर इसको स्पेंड कैसे करेंगे? तो उसके लिए कमेटी बनी थी, कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इसका हेड हुआ करता था आपका मकौले। ओके जी, तो भैया मकौले ये तो वैसे ही एकदम इंग्लिशिश अप्रोच का था, कि मतलब पूरी की पूरी वेस्टर्न एजुकेशन देंगे इंडियंस को, जरा सा भी यहाँ का ट्रेडिशनल नॉलेज जो इंडिया का नॉलेज है उसको हम नहीं जोड़ेंगे किसी भी हालत में, सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन देंगे। यही कंट्रोवर्सी थी इनकी। खैर हमें उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना, हमें क्या देखना है कि भाई जो आपका मकौले था ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को ही मानता था कि इंग्लिश ही एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए 1817 में हिंदू कॉलेज बनाया गया कलकत्ता के अंदर। किसने बनाया? डेविड हैंड ने बनाया। हेनरी विवियन डेरिजियो ये भी इससे जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है? ये हेनरी विवियन डेरिजियो वही है जो जिसने यंग बंगाल मूवमेंट चलाया था। ठीक है, एकदम रेडिकल अप्रोच था, पूरा का पूरा वेस्टर्नाइज हो गया था ये बंदा। लेकिन इसके अंदर कोई भी बात नहीं कही मास एजुकेशन देने के लिए। मास एजुकेशन मतलब सारी जो इंडिया की सारी जनता है उन सबको हम पढ़ाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं की गई। सिर्फ और सिर्फ जो रिच लोग हुआ करते थे, जो एलाइट क्लास के लोग हुआ करते थे, सिर्फ हम उन्हें ही पढ़ाएंगे। ठीक है जी, तो भैया ये था आपका फेज 2। अब क्या हुआ फेज 2 में? मकौले की हमने बात करी है अभी,
तो भैया मकौले की बात मान ली गई कि ठीक है जी, एंग्लिशिस्ट अप्रोच को मानेंगे, मतलब हम केवल और केवल इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है हम उसमें नहीं पढ़ाएंगे। तो मकौले का यह मानना था कि भाई ये लोग इंडियंस तो होंगे ब्लड से, लेकिन ब्रिटिशर्स होंगे अपने थॉट से, अपने विचारों से, सबके सब क्या बन जाएंगे, ब्रिटिशर्स बन जाएंगे। इसीलिए इसने 1835 के अंदर एक ऑर्डर निकाला जिसे कहते हैं मकॉलेस मिनट्स। मकॉलेस मिनट्स बेसिकली क्या था कि इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ओके सर। तो भैया इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया पढ़ाई के लिए। साथ ही साथ 7 मार्च 1835 को इंग्लिश को प्रोक्लेम कर दिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश होगी, ये मार्च 7 1835 को डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। थोड़ी बहुत लिमिटेड एकदम टेक्निकल एजुकेशन देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। थोड़े थोड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट, लॉ कॉलेजेस वगैरह खोल दिए गए, लेकिन इसमें भी सिर्फ और सिर्फ रिच और एलाइट लोग ही आएंगे और कोई नहीं आएगा। 1835 के अंदर इस सिस्टम को इंप्लीमेंट कर दिया गया, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस हुए, कई तरीके के इंस्टीट्यूशन खोले गए। हमें खैर उन इंस्टीट्यूशन पे ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि ये जो भी इंस्टीट्यूशन खोले गए हैं इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है भैया, सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टेक्निकल एजुकेशन दी जा रही है, ज्यादा लोगों को नहीं पढ़ाया जा रहा। मोस्टली यूरोपियंस जो बाहर से आ रहे हैं उन्हें पढ़ाया जा रहा है, और जो इंडियंस के जो रिच लोग हुआ करते थे, जमींदार वर्ग के, ऊंचे ऊंचे वर्ग के लोग हुआ करते थे, सिर्फ उन्हें ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फेज 3, 1854 से 1900 तक, ठीक है जी। तो भाई हमें भी पता है 54 के टाइम पे तो डलहौजी था, तो डलहौजी ने एक लेटर लिख के भेजा किसको, वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बैठते थे, उन्होंने कहा कि भाई वो जो 1835 में मकौले मिनट्स आए थे, जरा चेक करो कि वो सिस्टम सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसी को चेक करने के लिए चार्ल्स वुड डिस्पैच आता है। कब आता है ये बेटा, ये आता है 1854 के अंदर। ये जो चार्ल्स वुड नाम का व्यक्ति था, ये कौन था, ये आपकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट हुआ करता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन है, जब 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था तो उसके अंदर 2 बॉडीज थी, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो उसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का आपका ये प्रेसिडेंट हुआ करता था, ठीक है। इसे ही क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। मैग्ना कार्टा मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। क्या क्या इसने बताया, स्पेसिफाइड नेचर, स्कोप एंड मेथड ऑफ इंपार्टिंग एजुकेशन, कि इंडिया के अंदर एजुकेशन को किस तरह से प्रोपागेट किया जाएगा, किस तरह से पढ़ाया जाएगा, इसका एक डिटेल्ड पूरा स्ट्रक्चर बना के दिया इसने। और साथ ही साथ इसने पहली बार क्या बोला कि भाई जो इंडिया की ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो ओरिएंटल नॉलेज है, मतलब जो इंडिया की अपनी नॉलेज है, जो यहाँ के वेद हैं, उपनिषद हैं, आप उनको नहीं नकार सकते, आप उनको नहीं इग्नोर कर सकते। और स्क्रैप डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, इसको छोड़ दो, ठीक है। स्क्रैप डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ये आपके काम का नहीं है अभी के लिए, बस ये याद रखो चार्ल्स वुड डिस्पैच में क्या बोला कि भाई आप यहां की ट्रेडिशनल नॉलेज को इग्नोर नहीं कर सकते। पहली बार इसमें क्या बात करी गई कि भाई ग्रांट इन एड एजुकेशन देंगे, मतलब सरकार पैसा देगी। सरकार ने पहली बार रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है मास एजुकेशन की, लोगों को पढ़ाने की पहली बार सरकार ने क्या ली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ठीक है। वर्नैकुलर एजुकेशन मतलब सर, वर्नैकुलर मतलब लोकल भाषा, वर्नैकुलर मतलब लोकल, यहां की आम भाषा, इंग्लिश की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे जो आप एजुकेशन दोगे वो तो आप लोकल भाषा में ही दोगे, लेकिन जो हायर एजुकेशन दोगे वो आप केवल और केवल इंग्लिश एजुकेशन में ही इंग्लिश एजुकेशन जो आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही दोगे, ठीक है। इसके लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज बनाई गई, बॉम्बे में, मद्रास में, कलकत्ता में। साथ ही साथ क्या बोला, टीचरों की भी ट्रेनिंग करानी है। ऐसा नहीं है कि आए, चेयर पे बैठे, रुमाल डाला और सो गए और वहां बच्चे कुछ कुछ करे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, टीचरों को भी ट्रेनिंग देनी है। सॉरी। उसके बाद सबको पता है 1857 में हो गया था रिवोल्ट। जब 1857 में रिवोल्ट हो गया तो क्या हुआ कि भाई अलग अलग डिपार्टमेंट बना दो, किस चीज के, एजुकेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट बनाओ। कहां पे, बॉम्बे में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, मतलब ये जो पाकिस्तान है वहां पे एक स्टेट है जिसे कहते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और पंजाब के अंदर, बंगाल के अंदर, मद्रास के अंदर, यहाँ पे क्या करो, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स बनाओ, ताकि यहाँ पे हम एजुकेशन को किस तरह से प्रोपागेट करना है वो देख सकें, ताकि दोबारा से ऐसा कोई विद्रोह ना हो, ठीक है। तो भैया जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी शासन कर रही थी वो किसके ऊपर ट्रांसफर हो गया था, क्राउन के पास ट्रांसफर हो गया था, बिल्कुल सही बात है। जब ट्रांसफर हो गया तो क्या हुआ, पॉलिटिकल चेंजेस हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए, कई तरह के रिफॉर्म्स हुए। तो इसलिए ज्यादा एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया कि भाई एजुकेशन बात की चीज है, पहले रिवोल्ट से बचो,
इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और इन्होंने क्या सोचा कि जो चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया था 1854 के अंदर वो सही काम कर जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन भैया रिवोल्ट हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो इंडियन लोग हैं वो काफी एनलाइटन हो चुके हैं, उनके अंदर भी एजुकेशन आ चुकी है। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो यहाँ की लोकल जनता को और ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं इंडियन नॉलेज को जानने के लिए, इंडियन वे ऑफ लाइफ को देखने के लिए कि भाई वो सही काम है, ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये तो हमें फालतू का सपना दिखा रहे हैं। ठीक है जी। फिर 1880 के अंदर दोबारा से ब्रिटिश सरकार अपनी नींद से जागती है कि भाई वो एजुकेशन का कुछ करो यार, बहुत टाइम से कुछ करा नहीं है हमने उसमें। तो भैया लॉर्ड रिपन के टाइम पे आपका गवर्नर जनरल या वाइसरॉय कह लो अब तो, लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया आपका हंटर कमीशन। हंटर कमीशन कब आया? 1882-83 के अंदर आया। इसे ही क्या बोलते हैं? इंडियन एजुकेशन कमीशन इसका दूसरा नाम है। क्यों आया? ताकि जो चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया था उसको देखने के लिए कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये थे आपके हंटर भैया। ठीक है, इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया? इन्होंने कहा कि भाई एजुकेशन जो है वो प्रोविंसेस मतलब स्टेट्स का सब्जेक्ट बना दो, सेंटर नहीं स्टेट का सब्जेक्ट बना दो। लोकल बॉडीज को थोड़ी पावर दे दो कि किस तरह से एजुकेशन देनी है। हायर एजुकेशन जो है वो किसके अंडर रहेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट या ब्रिटिशर्स के अंदर रहेगी। प्राइवेट स्कूल्स को भी अलाउड करो, टीचर्स को भी उनको ट्रेनिंग देनी है वो भी बात करो, और वोकेशनल और कमर्शियल एजुकेशन को अलग करो। ये इस भाई ने रिकमेंडेशन दिए कुछ। इसीलिए इसकी रिकमेंडेशन पे आपकी यूनिवर्सिटीज और खोली गई 3। कौन कौन सी? पंजाब यूनिवर्सिटी, उसके बाद अलीगढ़ एंग्लो मोहम्मदन स्कूल, ठीक है, अलीगढ़ एंग्लो मोहम्मदन कॉलेज, यही आपकी 1921 में बनती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इसी की रिकमेंडेशन पे बनाई गई। ठीक है, फिर आते हैं कहां पे? फेज 4 पे, मतलब सर 1900 से 1947 तक। तो 1900 तक आते आते काफी रिवोल्ट हो चुके हैं। अब लोगों के अंदर समझ आ चुकी है कि ये जो ब्रिटिशर्स है ये तो हमें फालतू पिक्चर दिखा रहे हैं, ये लोग कुछ काम नहीं करते, ये लोग हमें कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वेस्टर्न एजुकेशन हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। तो ये बात अब लोगों को समझ आ चुकी है। ठीक है, इसलिए लोग बाग अब इनका भी अपोज कर रहे हैं। तो लॉर्ड कर्जन ने इसी टाइम पे, बस एक ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, लॉर्ड कर्जन ने कुछ नए डिसिप्लिन, कुछ नए सब्जेक्ट ऐड किए थे, जैसे कि एग्रीकल्चरल कॉलेज खोला गया था। कहां पे? पूसा के अंदर खोला गया था। ठीक है, एग्रीकल्चर कॉलेज खोला गया था पूसा के अंदर। पूसा कहां है? दिल्ली के अंदर बच्चे। ऐसे ही 1902 के अंदर एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया था। ठीक है, उसके अंदर भी काफी ज्यादा टाइट प्रोविजन कर दिए गए थे। जो भी यहाँ पे इंडियन टीचर्स पढ़ा रहे थे उनको लेके काफी ज्यादा टाइट प्रोविजन कर दिए गए थे कि आप ऐसे नहीं पढ़ा सकते, आप ये नहीं पढ़ा सकते, आप वो नहीं पढ़ा सकते। तो इस चीज का इंडियन लोगों ने भी बहुत अपोज किया था। ठीक है, और अपोज करते करते क्या बोला भैया, आपके जो औरोबिंदो थे, ठीक है, औरोबिंदो ने तो बंगाल के अंदर नेशनल कॉलेज की स्थापना कर दी। और क्या किया? बंगाल के अंदर ही एक काउंसिल बनाई गई, नेशनल एजुकेशन ऑन एजुकेशन। किसने बनाई थी? आपके शरद चंद्र जी ने। यही पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब जब भारत आजाद हुआ तो इसी काउंसिल को एनसीईआरटी बना दिया गया था। आई बात समझ यहां तक? पूरा एक स्लाइड में मैं पूरा रिवाइज भी करा दूंगा, ये मैं स्टोरी के साथ समझा रहा हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा चीजों को याद कर सको। ठीक है भैया, 1718 में फिर से सरकार एक्टिव हुई कि भाई कुछ करो। तो भैया उस टाइम पे आपका जो वाइसरॉय हुआ करता था वो था चैम्प्सफोर्ड। ठीक है, सेडलर कमीशन को बुलाता है 1917 से 1919 के बीच में। भाई ने क्या बोला? सेडलर भाई ने बोला कि भाई सेपरेट बोर्ड्स बना दो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, जो आपके 10th और 11th 12th के जो बोर्ड्स होते हैं तो उनके सेपरेट बोर्ड्स बनाओ, 3 साल का डिग्री प्रोग्राम लेके आओ, इंटर यूनिवर्सिटीज, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के एग्जाम हो एक साथ, वो करके हो, और 12 साल की जो आपकी स्कूलिंग प्रोग्राम होती है वो यहीं से आता है। ठीक है, 1920 के बाद क्या हुआ? स्टेट एजुकेशन ग्रोथ। भाई स्टेट की, क्योंकि अब स्टेट के पास स्टेट सब्जेक्ट बना दिया गया एजुकेशन को। ठीक है, तो डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी। डायरकी मतलब रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट की बात हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर, उसे ही डायरकी कहते हैं। तो जो एजुकेशन था वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था, मतलब एजुकेशन के ऊपर जो आपकी प्रोविंसेस हैं, जो स्टेट हैं, वो क्या कानून बना सकती हैं। तो मैसूर, पटना, ढाका जैसे राज्यों में क्या हुआ? एजुकेशन सिस्टम को स्टेट ने लॉन्च किया। ऐसे ही सबको पता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का सबने नाम सुना है, लेकिन उसी कमीशन के अंदर एक रिपोर्ट थी जिसका नाम था हार्टॉग कमिटी रिपोर्ट। हार्टॉग कमिटी रिपोर्ट, इसके अंदर क्या बोला गया कि भाई इसने कुछ अपनी रिकमेंडेशन दी एजुकेशन सिस्टम को लेके।
क्या रिकमेंडेशन दी कि भाई ये जो आपके मैट्रिकुलेशन जो 10वीं में जो फेलियर हो रहे हैं ना, ये बढ़ रहे हैं, इन्हें ठीक करना है। ट्यूटोरियल वर्क दो कॉलेज के अंदर, ताकि लोग बाग थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज ले सके। और क्या करना है, सुपरविजन करना है प्राइमरी लेवल पे। भाई प्राइमरी लेवल पे तो वर्नाकुलर लोकल भाषा में पढ़ाया जा रहा है, तो उसके ऊपर भी सुपरविजन रखो, कहीं हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ भड़का ना रहे हो वो लोग, ठीक है। और टीचर्स की सैलरी इंक्रीज करो, अरे ये तो इनका काम ही है, लेकिन ज्यादा इंक्रीज करो जो यूरोपियन टीचर्स हैं और कम इंक्रीज करो जो इंडियन टीचर्स हैं। हर जगह दोगलापन करते हैं भाई ये लोग ब्रिटिशर्स। ऐसे ही 1935 में आपका वुड एबॉट कमीशन, 1935 के अंदर आया वुड एबॉट कमीशन। इसने क्या बोला कि भाई जो भी प्रोविंसेस के अंदर जो एजुकेशन चल रहा है, देख रहे हो प्रोविंसेस मतलब स्टेट्स के अंदर, जिसको पहले स्टेट का सब्जेक्ट बना दिया था, अब ये क्या कह रहा है वुड एबॉट कमीशन कि भाई जो आप स्टेट के अंदर पढ़ा रहे हो उसकी टेक्स्ट बुक जो है उसको रिफॉर्म करेगा कौन, सेंटर गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश। फिर से खेल खेल गए, हर बार दोगलापंती करते हैं। अरे भाई जब वो स्टेट का सब्जेक्ट है तो स्टेट को उस पर बनाने दो कानून, किस तरह पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। लेकिन फिर से यहां देखो ब्रिटिशर्स ने उंगली कर दी। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइमरी टीचर्स कि भाई प्राइमरी टीचर्स जो होंगे अपॉइंट अब कौन करेगा, सेंटर गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश। तो इन सब से कोई फायदा नहीं हो रहा था, ये सरकार एकदम बिक चुकी है, ये बिक गई है गवर्नमेंट, कोई काम नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग इंडियन एजुकेशन सिस्टम को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सेम ओल्ड प्रोविजन, सेम ओल्ड प्रोविजन, हमेशा कोई ना कोई नया रिपोर्ट, कोई ना कोई नया कमीशन लेके आ जाते हैं, इंडियन लोगों को गाजर दिखा देते हैं कि हाँ भाई हम ये नया काम करने आए, लेकिन कुछ नहीं करते। इसे ही कहते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, ठीक है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, सबको पता है। ऑटोनॉमी मिल गई थी किस किस को, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिल गई थी, मतलब राज्य को अब थोड़ी सी अपनी स्वायत्ता मिल गई थी काम करने के लिए। तो उसके अंदर क्या करा कि भाई जो स्टेट है वो अपने आप से एजुकेशन सिस्टम को मोल्ड कर सकता है जैसे स्टेट पढ़ाना चाहे। 1937 के अंदर हुए थे इलेक्शन, जिसके अंदर कांग्रेस विनर बनी थी, सबसे ज्यादा सीट्स आई थी उसकी। तो भैया गांधी जी को जोश आ गया, गांधी जी ने क्या कहा कि भाई आखिर 7 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी है, तो फटाफट एजुकेशन में कुछ सुधार करो, ठीक है। तो इन्हीं के शिष्य हुआ करते थे कौन, आपके हुसैन जी, ठीक है, हुसैन जी आपके हुआ करते थे इनके शिष्य। तो इन्होंने कहा जी गुरुजी मैं कुछ करता हूं। तो गांधी जी की रिकमेंडेशन पे क्या आया आपका, वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन 1937-38 के आसपास आया। क्या बोला कि जितनी भी टीचर्स को ट्रेनिंग देनी है वो वर्धा में दो, ठीक है। जो भी आपको टीचर्स को जो भी ट्रेनिंग देनी है सारी की सारी वर्धा में दो, थियोरिटिकल नॉलेज भी दो, वोकेशनल नॉलेज भी दो। इसे ही बोला गया नई तालीम। अगर कहीं वर्ड आए नई तालीम तो वो सोच लेना किससे जुड़ा हुआ है, वो आपकी वर्धा स्कीम से जुड़ा हुआ है। इसमें भी बात करी गई थी कि भाई सबको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, और साथ साथ क्या करना है, हैंडीक्राफ्ट्स और स्किल डेवलपमेंट की नॉलेज भी लोगों को देनी चाहिए, ताकि वो सस्टेनेबल, सेल्फ सस्टेनेबल बन सकें। उसके बाद एक लास्ट रिपोर्ट आपकी कौन सी, सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। इसके अंदर क्या बोला कि भाई प्री से प्राइमरी तक का जो आप आज का एजुकेशन सिस्टम देखते हो, प्री प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम 3 से 6 साल के बच्चों के लिए, फ्री एजुकेशन 6 से 14 के लिए, फिर आपका जैसे आज के टाइम पे सीबीएसई बोर्ड है वैसे ही एक एजुकेशन बोर्ड बनाओ जो सबको एडवाइस करेगा, लाइब्रेरीज बढ़ाओ और टीचर ट्रेनिंग और उनकी मॉनिटरिंग चलती रहे। प्रोविजन ऑफ मिड डे मील स्कीम जो आज भी चलती है उसका प्रोविजन की बात की गई थी इसमें। साथ ही साथ क्या बोला कि भाई इन सबको पढ़ा रहे हो तो नौकरी भी तो देनी पड़ेगी, इसीलिए एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो भी खोलो। लेकिन ये सब के सब जो भी आपको देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा प्रोविजन, लेकिन ये सब कुछ वेस्टर्न एजुकेशन पे डिपेंडेंट था। इसीलिए भैया एंग्लिसाइजेशन मतलब सबको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का एक सिर्फ और सिर्फ गाजर था और कुछ नहीं था। जब भारत आजाद हुआ उसके बाद क्या हुआ भैया, सब जो आपकी एजुकेशन था वो तो स्टेट लिस्ट के अंदर था, तो उसको सबसे पहले तो कॉन्करेंट लिस्ट में डाला। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सके, ठीक है। 1948-49 के अंदर सबसे पहला कमीशन आता है राधा कृष्णन कमीशन, इसे ही कहते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसके ऊपर आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी को एस्टेब्लिश किया गया कि किस तरह से इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटीज काम करेंगी, ठीक है। और इन्हीं के बेसिस पे फिर एनसीईआरटी स्टैब्लिश की गई, जो हमने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की बात करी थी जो शरद चंद्र जी ने बनाई थी, उसको यहाँ पे बना दिया गया। आईआईटीज के एक्ट आए, आईआईएम के एक्ट आए कि किस तरीके से वो काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन क्या 1964-66 के अंदर आया था, कोठारी कमीशन। ये आपका था पहला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। उसने कुछ रिकमेंडेशन दिए। क्या रिकमेंडेशन दिए कि भाई
6% होना चाहिए जीडीपी का कम से कम स्पेंड। 6% जो भी आप कमा रहे हो पूरे देश में पूरे साल में, उसका 6% आपको एजुकेशन सिस्टम पे लगाना चाहिए। ओपन यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए कि अगर कोई आदमी नौकरी कर रहा है तो वो भी पढ़ सके, तो ओपन एजुकेशन, जैसे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटीज जो खोली गई, ठीक है। स्टैंडर्डाइज कर दिया गया एजुकेशन सिस्टम को, 10+2+3 मतलब 10 साल पढ़ो, फिर 2 साल सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, फिर फाइनली आपका 3 साल का ग्रेजुएशन। ये पैटर्न इंप्लीमेंट करो, ठीक है। उसके बाद 2002 के अंदर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसके अंदर फाइनली जो आपका राइट टू एजुकेशन था उसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया। किसके तहत? आर्टिकल 21A के तहत। फिर और भी कई कमिटीज आई जिन्होंने सेम रिकमेंडेशन दी, जैसे आपकी सुब्रमण्यम कमेटी आई, ये भी एजुकेशन के रिगार्डिंग है। कस्तूरी रंगन कमेटी आई, ये भी एजुकेशन के रिगार्डिंग है। और फाइनली आपका लेटेस्ट जो अभी 2021 में आया था, सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अभी भी देख रहे हो रिकमेंडेशन क्या चल रही है? 6% की। ये 6% हम आज तक अचीव नहीं कर पाए, 1.5 से 2% पे ही रुक पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम लोग अभी? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि शुरू में तो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उस समय तो चाइना के साथ वॉर चल रही है, फिर उसके बाद पाकिस्तान के साथ वॉर चली, ठीक है। इंडिया भूखमरी से लड़ रहा था उस टाइम पे, ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा था इस टाइम पे, इसलिए हम उस टाइम पे ज्यादा डेवलप नहीं कर पाए। लेकिन अब हम फिर भी काफी अच्छी कोशिश कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के अलग अलग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, किस तरह से हम सबको एजुकेशन दे सकें। ये थी आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी 2020 के अंदर आई थी, ठीक है। क्या बोला? एम सेट इंक्रीजिंग द पब्लिक इन्वेस्टमेंट टू 6% ऑफ जीडीपी। ये था आपका एक ओवरव्यू पूरे के पूरे एजुकेशन कमीशन को लेके। अब ये कहानी पूरी मैंने इसलिए बताई ताकि अब आप याद रख सको, क्या याद रख सको कि भाई इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम आया है उसके अंदर कौन कौन से कमीशंस हैं। जैसे सबसे पहले बात की गई थी क्या? चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसके अंदर क्या हुआ था? 1 लाख रुपए अलॉट किए गए थे, बात हुई थी उस बारे में, ठीक है। फिर मकॉलेज मिनट्स आए थे, फिर चार्ल्स वुड डिस्पैच आया, हंटर कमीशन आया। अब इन सब के बारे में क्योंकि मैंने इतनी कहानी अभी बोली है तो इन सब चीजों के बारे में अब आपको पता होगा कि ये चीज क्यों हुई है। सेडलर कमीशन में क्या हुआ, हार्टॉग रिपोर्ट की बात हुई थी, वुड एबट की बात हुई है, ठीक है। वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन आई है, सार्जेंट की रिपोर्ट आई है, फिर राधाकृष्णन कमेटी पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है। कोठारी कमीशन के बारे में देखा, फिर जो आपका राइट टू एजुकेशन था उसको फंडामेंटल राइट बना दिया आर्टिकल 21A के तहत, सुब्रमण्यम कमेटी, कस्तूरी रंगन कमेटी, और फाइनली आपकी सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या थे आपके एजुकेशन कमीशन थे, जहां से डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ये एजुकेशन कमीशन कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे आया, या नॉर्मली पूछ लिया कि आपको 4 कमीशन के नाम दे दिए और फिर उसमें से पूछ लिया कि कौन सा एजुकेशन के साथ रिलेट करता है या नहीं करता। इस तरीके से क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अगर आपने ये वीडियो पूरी ढंग से देखी है, इसके प्रॉपर आप लोग क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये बनाने हैं, आपको ये कमीशन याद रखने हैं, इन्हीं के बेसिस पे आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है। ऐसी वीडियो हम और लाते रहेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है। वीडियो कैसी लगी इसको मेरे को कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना। कुछ अपनी तरफ से आप चेंजेस चाहते हो तो उसके लिए भी हम रेडी हैं बिल्कुल। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करते रहो और सबको जय हिंद।